आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का एक पाठ तत्सत, जिसके रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार जी, जिसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और समझा था, उस पाठ का स्व अध्याय करेंगे। उससे पहले पुस्तक के पीछे के शब्दार्थ देख लेते हैं। तत्सत वही सत्य है। सेमर का अर्थ है शलमली, सिरस का अर्थ है शीरीष वृक्ष, वाग्मी बातूनी बहुत बोलने वाला, तुमुल का अर्थ है घमासान, मंथर गति अर्थात धीमी गति, धीरे धीरे चलना। झक्की का अर्थ होता है सनकी, गर्त गड्ढा या खड्ड। उद्ग्रीव का अर्थ है जिसकी गर्दन ऊंची उठी हुई हो। चरमशीर्ष का अर्थ है उच्चतम। इसके अलावा मुहावरे हैं। अकल गुम होना। अकल गुम होना का अर्थ होता है कुछ समझ में न आना। काम तमाम करना अर्थात मार डालना। पाला पड़ना, सामना होना। आइए अब स्वाध्याय के प्रश्न देख लेते हैं इस पाठ के। आकलन का प्रश्न है पहला। इसमें आपको लिखना है, बड़ दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। पाठ में हमने पढ़ा था कि वृक्षों के अनुसार मनुष्य कैसे होते हैं। यहाँ पे हमें बड़ दादा के अनुसार वह क्या सोचते हैं, यह उत्तर देना है। वे अपने तने की 2 शाखों पर चलते हैं। उनमें पत्ते नहीं होते, अर्थात मनुष्य में पत्ते नहीं होते, उनमें तना ही तना होता है। अर्थात ऊपर से नीचे तक हमारे, अगर हम दूसरे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की नज़रों से देखें तो हमारे शरीर में सिर्फ तना ही तना है, पत्ते नहीं हैं। अगला प्रश्न है आकलन का। वन के बारे में इसने यह कहा। यह आ प्रश्न है आकलन का। यहाँ पर वन के बारे में बड़ दादा ने क्या कहा, घास ने क्या कहा, शेर ने क्या कहा, यह आपको लिखना है। बड़ दादा ने कहा, मैंने कभी भयानक वन को नहीं देखा। मैंने शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया देखा, पर वन नाम का जानवर अब तक नहीं देखा। घास ने कहा, मैं वन के बारे में नहीं जानती, मैं केवल लोगों की जड़ों को ही जानती हूँ। शेर ने कहा, तुमने यह कैसे जाना?
कि कोई वन है और वह आसपास रहता है। आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है। मैं हूं, तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। जब मैं हूं तो आपको किसी और चीज से डरना नहीं चाहिए। मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। ऐसा शेर ने कहा था वन के बारे में। अगला प्रश्न है घास की विशेषताएं। यह प्रश्न भी आकलन का प्रश्न है। प्रश्न संख्या है ई। ये छोटी ई का चिन्ह है। घास की विशेषताएं। घास की पहुंच सब जगह है। पद तल के स्पर्श से उसका सबसे परिचय है। वह लोगों की जड़ों को जानती है। धीमे कदमों में चलने वाले लोगों से उसे मालूम पड़ जाता है कि कोई दुखियारा जा रहा है। और आपकी पुस्तक में ही इसका उत्तर है घास की विशेषताओं का। अगर कोई धीमे चरणों से चलता था तो घास को समझ आ जाता था कि वह मनुष्य दुखियारा है। और अगर कोई तेज चरणों से चलता था, जब घास के सिर पर चोट ज्यादा पड़ती थी तो वह समझ जाती थी कि कोई ताकतवर मनुष्य वहां से जा रहा है। यहाँ पुस्तक में लिखा है पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है कि कोई दुखियारा जा रहा है। तो यह थी घास की विशेषताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह शब्द संपदा का प्रश्न है। पर्यायवाची शब्दों की संख्या लिखिए। जब आपसे कहा जाता है पर्यायवाची शब्द, तब आपको समझना पड़ेगा कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है और जो 4 आपको ऑप्शंस हैं उसमें से उन विकल्पों में से आपको कितने सही विकल्प हैं यह पता करना है। पहला प्रश्न आपको पुस्तक में सॉल्व करके दिया है। बादल, तो बादल का पर्यायवाची होता है पयोधर। जलज, तो जब हम चारों पर्यायवाची इसके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नीरद भी बादलों के लिए ही प्रयुक्त होता है। पयोदर, जलज, बादल, मेघ, ये सब के सब आपके
बादल के ही पर्यायवाची हैं, परंतु अम्बुज का अर्थ होता है कमल, ब्रह्म। तो यहाँ पर 3 जो विकल्प हैं वह बादल के पर्यायवाची हैं। अगला जो है भौरा, भौरा के लिए यहाँ पर दिया है भ्रमर, षष्ठपद, भंवर और आखिरी दिया है हिमकर। तो हिमकर का अर्थ भौरा नहीं होता, बाकी तीनों भौरा के पर्यायवाची हैं। षष्ठपद, भ्रमर तथा भंवर। तो इसका उत्तर होगा 3। अगला है धरा। धरा के लिए यहाँ पर एक ही सिर्फ पर्यायवाची दिया है अवनी, बाकी क्षमा, उमा और सीमा तीनों ही गलत हैं। सिर्फ एक दिया है पर्यायवाची धरा का, जिसका अर्थ है धरती। अगला शब्द है अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन, विपिन, कानन। अर्थात चारों ही शब्द सही हैं अरण्य के पर्यायवाची। तो आप इन चारों को सही लिखते हुए बॉक्स में उत्तर 4 लिख दीजिए। आखिरी है अनुपम। अनुपम का अनोखा, अद्वितीय, अनूठा बिल्कुल सही है, पर अमिट गलत है। अमिट का अर्थ होता है जिसे मिटाया न जा सके। तो यहाँ पर बॉक्स में उत्तर लिख दीजिए 3। मैंने यहाँ पर आपके लिए उत्तर लिखे हैं। अगला प्रश्न आपको देखना पड़ेगा। यह जो प्रश्न है आपका, यह प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द तैयार कर उपसर्ग के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। पहले तो विलोम शब्द होते हैं जो शब्द विपरीत अर्थ समझाएं, वह होते हैं विलोम शब्द। जो उल्टा अर्थ बतलाने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो पहले आपको इन शब्दों के विलोम शब्द बनाने हैं और फिर आपको उपसर्ग के अनुसार उन्हें वर्गीकरण करना है। यहाँ पर उन्होंने आपको एक उदाहरण दिया है, वह देखिए। परंतु विलोम शब्द बनाने से पहले आप उपसर्ग क्या है वह समझिए। उपसर्ग का अर्थ है उप धन सर्ग। उप का अर्थ है समीप या निकट, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग वह शब्द के अंश हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ ही परिवर्तित कर दें। उदाहरण देखिए, यहाँ पर है गैर जिम्मेदार। यह कामयाब का विलोम शब्द है। कामयाब
अच्छा, आपको यहाँ पर जिम्मेदार का दिया हुआ है। जिम्मेदार का उपसर्ग है गैर जिम्मेदार। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार बाकी शब्दों के भी पहले विलोम तैयार करने हैं और फिर उन्हें उपसर्ग के रूप में लिखना है। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। देखिए, पहला है कामयाब, उसका विलोम है नाकामयाब। तो उपसर्ग हो गया ना और मूल शब्द है कामयाब। अगला शब्द है मान, उसका विलोम है अपमान। तो अप आ जाएगा उपसर्ग में और मूल शब्द है उसका मान। उसके बाद है न्याय। न्याय का विलोम शब्द होगा अन्याय। उसे भी इसी प्रकार अ और न्याय को अलग करके लिखिए। अगला है सत्य असत्य। अ अलग उपसर्ग में लिखा जाएगा और सत्य मूल शब्द है। इसी प्रकार गुण अवगुण। तो अव को उपसर्ग में लिखिए तथा गुण इसका मूल शब्द है। मंजूर नामंजूर। यहाँ पे नामंजूर में ना उपसर्ग अलग लिखा जाएगा और मूल शब्द है मंजूर। मेल बेमेल। बे को उपसर्ग के नीचे लिखिए और मेल मूल शब्द है। अगला है अपयश। यश अपयश। यहाँ पे अप को उपसर्ग में लिखिए और मूल शब्द है यश। आखिरी शब्द है संग तथा असंग। तो यहाँ पर अ उपसर्ग है तथा संग मूल शब्द। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति का, उसे देख लेते हैं। अभिव्यक्ति का अर्थ है आपको अपने मन से उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको अपने आप ही लिखना है। अभ्यारणों की आवश्यकता। पहली बात तो अभ्यारणों का अर्थ क्या है वह देख लेते हैं। अभ्यारणों का मतलब है अभय प्लस अरण्य, अर्थात बिना किसी डर के, बिना किसी भय से जंगल में घूम सके जानवर। तो सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं, जिसे हम सेंचुरी कहते हैं, जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपको इनकी क्या आवश्यकता लगती है उस पर आपको अपने स्वयं के विचार लिखने हैं। देखिए, सबसे बड़ी हमारे जीवन की कठिनाई है निरंतर बढ़ती हुई आबादी, जिस वजह से हमें अपने रहने के लिए स्थान इस धरती पर कम प्रतीत हो रहा है। तो हम अंधाधुंध जंगल काट रहे हैं और वहाँ पर अपने लिए घर बना रहे हैं। इससे क्या होता है कि वन्य जीवों के लिए रहने के स्थान में कमी होनी शुरू हो जाती है और उनकी जब संख्या बढ़ती है तो
उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो हिंसक पशु पक्षी मनुष्यों के रहने के स्थान पर अपनी भूख मिटाने के लिए, स्वयं की रक्षा करने के लिए जंगल से बाहर आ जाते हैं और खेतों में, खलिहानों में घुसकर फसलों को बर्बाद करते हैं। सड़कों पर आ जाते हैं तो या तो गाड़ियों से टकरा जाते हैं, लोग उनसे डरते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो सरकार ने अभयारण्य बनाने का इसीलिए निर्णय लिया ताकि वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, उन्हें आश्रय दे सकें। धीरे धीरे करके वन्य प्राणियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं और इस वजह से उन्हें बचाना अति आवश्यक हो गया है। साथ ही साथ अगर हम उनके प्राकृतिक रहने के स्थान को, उनके रहने की जगह को अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे और उन्हें फिर रिहायशी इलाकों में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः सरकार को पशु पक्षियों के संरक्षण हेतु अभयारण्य बनाने चाहिए ताकि मानव जीवन का भी संरक्षण हो सके। अगला प्रश्न देखिए, अभिव्यक्ति का पर्यावरण और हम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर्यावरण की बात की है, एनवायरनमेंट की बात की है और साथ ही साथ मनुष्य और पर्यावरण किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वह भी हम समझेंगे। देखिए, प्रकृति न हो, पर्यावरण न हो तो मनुष्य का जीवन बहुत कठिन हो जाने वाला है। शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, औषधियाँ, लकड़ी, जीव, ये सब पर्यावरण की देन है। हम यह सब जानते भी हैं, फिर भी पर्यावरण को निरंतर हानि पहुंचा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। पर्यावरण है तो एक सुरक्षा कवच है हमारे चारों तरफ। यदि यह सुरक्षा कवच ही क्षतिग्रस्त हो गया तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। पर्यावरण हम पर आश्रित नहीं है, परंतु हम पूरी तरह से पर्यावरण पर आश्रित हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण, वनों की कटाई पर नियंत्रण, कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं को रोकना है, प्रदूषण की रोकथाम करनी है और अपनी धरती को साफ और स्वच्छ रखना है। तभी पर्यावरण हमारा मददगार होगा, नहीं तो वह भी पल पल क्षण क्षण कमजोर पड़ता जा रहा है। अतएव यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पर्यावरण और हम एक दूसरे के सुरक्षा का दायित्व
संभालने में के लिए ही इस धरती पर हैं। पर्यावरण तो हमें संभाल ही रहा है, परंतु क्या हम पर्यावरण को संभाल पा रहे हैं? यह एक शोचनीय विषय है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। इसमें आपको टिप्पणियाँ लिखनी हैं। टिप्पणियों को लिखने के लिए आपको पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। बड़दादा के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। यह इस पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही समझदार पात्र हैं। बड़दादा सबसे बूढ़े, सबसे समझदार और अनुभवी पूरे जंगल में जो था वह थे बड़दादा। वे सभी के साथ प्यार और प्रेम और प्रीति से रहते थे। जंगल में जब शिकारी भी आए, उनसे भी बड़दादा ने बहुत प्यार से, बहुत शांति से, सोच समझकर व्यवहार किया। शाम के समय वह मौन हो जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बड़बोलापन अच्छी बात नहीं है। वह वन के बारे में, वन में हो रही गतिविधियों के बारे में, जानवरों से जानकारी लेते रहते थे। अगला जो है जिस पर हमें टिप्पणी करनी है वह है पशुओं का राजा सिंह। सिंह बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। जंगल में सब उनसे डरते हैं। वह बहुत ही पराक्रमी हैं। उनकी गर्जना से दसों दिशाएं कांपने लगती हैं। उनके शरीर के जब वह गर्जना करते हैं तो सभी वृक्षों के शरीर कांपने लगते हैं। चारों ओर आतंक फैल जाता है और वह आदमी को खूब जानता है और वह जानता है कि आदमी का शिकार वह तब तक ही कर सकता है जब तक आदमी अधिक समझदार न है। उसके भय से जंतु छिप कर रहते हैं। उसके अनुसार वन का कोई अस्तित्व नहीं है और सिंह के रहते पशु पक्षियों को कोई खटका नहीं रखना चाहिए। वह ये मानता है कि उसके रहते वन सब सुरक्षित हैं और सबको उससे डरना चाहिए। अगला प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे।